आज बात करूंगा राजयोगों के भेद। पहले राजयोग को जान लेते हैं कि राजयोग क्या है। कुंडली में एक ऐसा योग जो किसी को भी राजा जैसी बनाने की क्षमता रखता है। उसको इतना ज्ञान, धन और यश देने की क्षमता रखता है कि वो राजा बन जाए और उसके अधीनस्थ कई कर्मचारीगण काम करें, लोग सिर नवाएं। ये राजयोग कहलाता है। वर्तमान में देखा जाए तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनका अपना व्यापार है और व्यापार भी करोड़ों में है और उनके व्यापार में वृद्धि लगातार होती रहती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। और वही व्यापार करोड़ों में भी हो तो अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है। ये सब राजयोगों के फलों में गिना जाता है। वो व्यक्ति जो एमएनसी पद पर भी बैठा है, एमएनसी का बड़ा सीईओ है या मैनेजर है, जीएम है या और कम लेवल का आदमी है, लेकिन सैलरी अच्छी है, कई लाख का पैकेज है, समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला, भोग विलासी समस्त सुविधाएं, कई स्त्रियां, नौकर चाकर, जिसकी कुंडली बताती कि राजयोग धारण किए हुए है, वो भी राजयोग में ही गिना जाता है। लोगों को एक मन में भ्रम रहता है, मति भ्रम रहता है। केवल सुनने से, वो अफवाह से ये भ्रम होता है कि जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या गवर्नमेंट जॉब लगने के जो अवसर हैं वही राजयोग है। राजयोग का मतलब ये होता है कि जैसे राजा सुख सुविधा पाता है वैसी सुख सुविधा आपको भी मिले, वो राजयोग कहलाता है। और वर्तमान में तो लगभग एक आम आदमी भी राजा जैसी सुख सुविधाएं भोगता है। बिजली के लिए देखें तो उसे जाड़े में गर्म पानी भी मिल जाता है, गर्मी में पंखा और एसी भी मिलते हैं और बहुत सारी सुविधाएं आम आदमी तक लगभग सुलभ हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोगों के कुंडली में राजयोग नहीं मिलता और बहुत लोगों की कुंडली में राजयोग मिलता है। लेकिन राजयोगों के परिणाम स्वरूप भी कई लोगों को उतना धन, उतनी हैसियत और उतना लाभ या ज्ञान दिखलाई नहीं देता। तो यहाँ ये बात उत्पन्न हो जाती है या क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि राजयोगों में कहीं ना कहीं भेद होता है। फल दीपिका में राजयोगों की बड़ी श्रृंखला, बड़ी व्याख्या दी गई है। उसमें एक आता है विपरीत राजभंग योग भी आता है, नीचभंग राजयोग भी आता है। लेकिन अनुभव के आधार पर राजयोग इनसे भी भिन्न होते हैं, राजयोग इनसे भी अलग होते हैं और कई प्रकार के होते हैं। अगर आप कुंडली को थोड़ा समझते हैं तो कुंडली में अलग अलग घरों की अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं। जैसे 1, 4, 7, 10, यानी पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। ये केंद्र की संज्ञा है, इसको केंद्र बोलते हैं। इसके साथ ही पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, इसको त्रिकोण बोलते हैं। तो ये भी राजयोग कारक बनता है और केंद्र भी। केंद्र और त्रिकोण राजयोग कारक होते हैं। इनकी दशाएं अर्थात इन राशियों की जो पहले घर में राशि पड़ती है, चाहे चौथे घर में, 7वें, 10वें, 5वें, 9वें घर में जो भी राशि पड़ती हो, कंपैरिजन में पूरी कुंडली के अच्छा फल दे करके जाती है। मैं इन घरों में बैठे हुए ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनमें जो राशि आई हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे लगन में जो भी राशि है तो उसको स्वामी जो भी बना तो वो लग्नेश कहलाएगा। ऐसी चतुर्थ भाव में जो भी राशि बनी, मान लो मिथुन लगन की जन्म पत्री है तो चौथे घर में 6 नंबर की राशि आएगी।
कन्या राशि, उसका स्वामी बुध होगा, तो वो दशा जो होगी वो लग्नेश की भी होगी और चतुर्थेश की भी होगी। तो जातक को अच्छा फल दे करके जाएगी, क्योंकि केंद्र की दशा है। सातवें घर के स्वामी की और 10वें घर के स्वामी की भी दशाएं अच्छी फल देंगी। और त्रिकोण में पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर, जिसे कह सकते हैं पंचमेश की दशा, नवमेश की दशा यानी कि भाग्येश की दशा, या फिर लग्नेश की दशा। पहला घर लग्नेश लगन है तो वो भी अच्छा फल देगी। इन घरों की 4 और 2 6, केंद्र में 4 ग्रह आ गए, 4 घर आ गए, ग्रह कहना भूल गया, और 2 पंचम और नवम। 4 तो केंद्र के, 2 त्रिकोण के, पंचम और नवम। इनकी जब जब दशाएं आती हैं, जातक को जीवन में उत्थान प्रदान करती हैं। इनमें बैठे हुए ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ। और इनमें इतनी क्षमता होती है किसी आम आदमी को ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है। ये राजयोगों में भी शामिल करा सकती हैं। केवल दशाएं राजा जैसी हैसियत उत्पन्न कर देती हैं, इतना ज्ञान, यश और धन मिल जाता है। ये तो केवल बात हुई इनके दशाओं की। और अगर इनमें ग्रह बैठ जाएं और वो भी अच्छे बैठ जाएं, तब सोने पे और सुहागा होता है। लाभ कई गुना बढ़ता है, फिर संपत्ति भी बढ़ती है। संपत्ति के लिए सोचना भी नहीं पड़ता, कई जगह से संपत्ति स्वयं ही आती रहती है। अब इसके अलावा बात आती है कि हैसियत और शासन। दशाएं हैसियत अच्छी बना देती हैं, लेकिन हुकूमत, शासन या प्रशासन में अपनी क्षमता रखना, बढ़ाना या दूसरे पर शासन करना, ये क्षमताएं वृत्त पारशर होरा शास्त्र के अनुसार केंद्र में अगर क्रूर ग्रह बैठे हों, क्रूर का मतलब जिनको आपने कई जगह पढ़ा होगा कि पाप ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, बुध, गुरु, शुक्र को छोड़ दे गया, अगर ये बैठे हों केंद्र में, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, भले ही नीचस्थ हों, भले नीच राशि में हो, भले ही ये उच्च राशि में हो या समभाव में हो, लेकिन केंद्र में हो, तो शासन कराने की क्षमता रखते हैं। ये भी राजयोग में गिना जाता है। और कराते हैं, दूसरे के सिर पर आदमी हावी रहता है। ये कुंडली में व्यक्तिगत रूप से आप एक एक ग्रह का, घर का गुण भाव पढ़ेंगे तो उसके अलावा निकल करके आएगा कि अगर केंद्र में क्रूर ग्रह बैठे हों तो शासन करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा आता है कि केंद्र में ही 3 ग्रह से ज़्यादा, 4 घर हैं और उस केंद्र में 4 घर हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और उसमें 3 ग्रह से ज़्यादा, कोई से भी 3 ग्रह से ज़्यादा, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं या 9 तक कोई भी हों, भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रह, चाहे वो नीचस्थ हों, अस्त हों, उच्च के हों, कैसे भी हों, तो ये भी एक बड़ा राजयोग बनाते हैं, क्योंकि पूरा केंद्र पूरे लगन को बलशाली बना देता है। तो ये भी शासन कराने की क्षमता रखते हैं, ये भी राजयोग उत्पन्न करते हैं, संपत्ति भरपूर होती है। और कई बार अगर अच्छे ग्रह पड़े हों, ये आपस में सह संबंध और भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टि, युति आदि कई गणित बनते हैं, तो उनके माध्यम से तुरंत पता लग जाता है कि IAS ऑफिसर की या A1 क्लास के आदमी की कुंडली है। 1 सेकंड लगती है केवल निगाह लगते ही, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। कुंडली का बल भी निकालना नहीं पड़ता, देखते पता लग जाती कि कुंडली किस स्तर की है, किस लेवल की है, सामने वाला बैठा आदमी कैसे मिजाज का होगा। शासन क्षमता अच्छी होती है, बुद्धि भी होती है, बल भी होता है, विद्या भी होती है, विद्याओं का प्राप्त करने का सहयोग भी रहता है।
ये केंद्र में 3 से ज़्यादा ग्रह आ जाएं तब होता है। एक महत्वाकांक्षी योग होता है, 2-4 ग्रह केंद्र में ऐसे पड़ जाएं जो मनुष्य के अंदर महत्वाकांक्षा पैदा कर दें। महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ा शब्द है। किसी भी मनुष्य के लिए महत्वाकांक्षा वो हो सकती है, या राजाओं के लिए, या कभी आपने इसका अध्ययन करो महत्वाकांक्षा शब्द का, जब मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अच्छा या बुरा सोचना बंद कर देता है, जिसमें कि बस उसका ध्येय, उसका लक्ष्य ही सर्वोपरि रहता है। येन केन प्रकारेण एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर उसे लक्ष्य हासिल चाहिए, वो महत्वाकांक्षा कहलाती है। तो यदि कुंडली में महत्वाकांक्षा का योग केंद्र में पड़ा हो तो ऐसा जातक भी निम्न स्तर से नीचे स्तर से मजदूर भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, लोअर लेवल का भी हो सकता है। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, लालू प्रसाद यादव एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कहे गए, हालांकि मैंने उनके जीवन का अध्ययन नहीं किया, और वो सीएम तक पहुंचे। दूसरे उनकी पत्नी राबड़ी देवी, वो भी राजयोग होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लोअर लेवल से जब वो सीएम बनी और लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उनको आईएएस ऑफिसर्स ने अल्फ़ाबेट सिखाए, बोलने के बारे में सिखाया, बताया राबड़ी देवी को। ये राजयोगों के फल हैं जो बड़ी बड़ी बुद्धिधारी विद्याधारी लोगों को आपका सहयोग प्रदान करने के लिए खड़ा कर देती है। केंद्र में ही केवल बुध, गुरु और शुक्र अच्छे ग्रह बनकर के बैठ जाएं, अर्थात बुध उच्च का हो गया, गुरु भी अच्छा हो गया, शुक्र भी अच्छा हो गया, भले ही उच्च के हों या ना हों। अगर उच्च के हैं तो कई सारे पंच महापुरुष योगों में 3 महापुरुष योग तो अपना आप ही बन गए, ये राजयोग कारक हैं। और अगर ये अच्छे होकर के बैठ जाते हैं तब भी ये शासन सत्ता प्रदान करते हैं, लेकिन मनुष्य विवादों में नहीं रहता। जिसकी कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र केंद्र में हो, ऐसा जातक विवादों में नहीं रहता। जबकि केंद्र में क्रूर ग्रह बैठे हों तो वो शासन सत्ता में रहेगा, लेकिन विवादों में रहेगा, चर्चाओं में रहेगा। और बुध, गुरु, शुक्र बड़ी शांति के साथ, सुख और आनंद के साथ भोग प्रदान करते हुए शासन सत्ता प्रदान करते हैं। ये भी राजयोग है। पंचम और नवम भाव में यहां भी ग्रह अगर अच्छे बैठे हों, ये भी राजयोग प्रदान करते हैं। और कई बार कुंडली में ऐसा भी होता है, पहले घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर और पंचम और नवम भाव के स्वामियों की दशाएं, इनके स्वामियों की दशाएं एक के बाद एक आती चली जाएं, पैदा होने से लेकर के मरने तक। तो मनुष्य अपने जीवन में कभी दुख ही नहीं देख पाता, पूरे जीवन भर राजयोग का, भोग का आनंद करता है। हमेशा हर तरफ से सुख, सानिध्य, आनंद प्राप्ति लगातार बनी रहती है, धन संपत्ति प्राप्ति बनी रहती है। लोग कहते हैं क्या मजे की जिंदगी लेकर के आया है। ये मैंने कुछ राजयोगों के फल कहे, राजयोगों के प्रकार कहे, जबकि राजयोगों के भेद अभी और भी शेष हैं, वो फिर कभी बताऊंगा। नमस्कार।